हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 11। जो हमारा चैप्टर 11 वो क्या है? बल एवं दाब। आज हम जानेंगे कि बल क्या होता है और दाब उस पर कैसे लगता है। कक्षा 7वीं में आप पढ़ चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम यहाँ कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा में भी बदल सकती है। जैसे जिस दिशा में गति कर रही थी वह गति भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए, अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा को कैसे बदल लेती है? आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमी कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रिया कहते हैं कि जब गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं और ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बल। अपकर्षण या अभिकर्षण। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रिया कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रिया वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए हम ज्ञात करें। अब हम यहाँ देखते हैं गोली गोल बचाते हुए, ये हमको दिखाई दे रहा है। हॉकी का खिलाड़ी गेंद का प्रहार करते हुए और क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए हमने यहाँ पर देखा। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 11.11 सारणी में कुछ वस्तुओं की गति सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ ही वस्तु और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में कुछ बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना, खींचना के रूप में पहचानिए और सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए उदाहरण दिया गया है। कुछ वर्षों में अपकर्षण अभिकर्षण के रूप में पहचानना। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, धक्का देना, खींचना, उठाना। तो क्या अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों ही यहाँ पर लगता है और हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन सभी को आप फील करना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण, खींचना या अपकर्षण, धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, आकर्षित करना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव, आकर्षण, अपकर्षण बल को कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वस्तु को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए जानें। मैंने कक्षा 6ठी में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव अभिकर्षण है? किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में क्या सोचते हैं? क्या खिंचाव अभिकर्षण है या धक्का अपकर्षण? आगे देखते हैं। बल अन्योन्य क्रिया का कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? मान लीजिए अब आदमी को कार धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस बल लगाता है, कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही व्यक्ति बल लगाता है तो कार क्या करती है, जिस दिशा में वो बल लगा रहा है उस दिशा में गति करती है। कार के पीछे खड़ा आदमी हमको दिखाई दे रहा है। एक आदमी द्वारा धक्का लगाते हुए ये क्या कर रहा है, कार को धक्का लगा रहा है। किसी कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा।
अब हम यहाँ देखते हैं कौन किसे धकेल रहा है। अब हम यहाँ कैसे बता सकते हैं कि कौन किसे धकेल रहा है। 3 स्थितियों दर्शाती है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? दोनों लड़कियों को एक दूसरे को। अब हम यहाँ देख सकते हैं कौन किसे खींच रहा है। धक्का देती हुई प्रतीत होती है, जबकि बी में लड़कियों को युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या आप आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। बलों की जो खोजबीन कैसे हुई? आइए बलों के कुछ अधिक सीखने का प्रयास करते हैं कि बल कैसे लगते हैं। क्रियाकलाप 11.2 कोई भारी वस्तु जैसे मेज संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर गति में ला सकें। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करें। क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा से धकेले। क्या वस्तु गतिमान होगी? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, 2 मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हुए, पहले एक ही दिशा में और फिर विपरीत दिशा में। क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में 2 टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती है। दोनों टोलियों के सदस्य जो रहते हैं रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी यह हमको दिखाई दे रही है, यदि दोनों टोलियां रस्से को समान बल से खींचती है तो रस्सा खिसकता नहीं है, रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या चित्र बी में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजय होती है। यह उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाता है? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर 2 विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे हैं तो आपने क्या देखा था? स्मरण कीजिए, रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती है तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा कि एक दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता क्रिया इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हम दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव बदल जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल 0 होगा? सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते, तथापि वस्तु पर इनका नेट बल के कारण ही होता है। अब हम देखते हैं बल वस्तु की गति और अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जो बल होता है वो क्या कर सकता है? वस्तु की गति और उसकी अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। आइए अब हम ज्ञात करते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। 11.3 रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कोई परिवर्तन होता है? या बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेलियों को गतिशील गेंद के समान रखिए, जैसे कि गतिशील गेंद स्पर्श करे। हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
क्या यह बढ़ती हो यह घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं, आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर भी विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगाने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटा तो उछलता है। इस क्रिया पर गोली द्वारा गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। ये परीक्षण सुझाते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। अब हम देखते हैं, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेलकर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। टायर को तेज गति करने से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। पहेली यह जानना चाहती है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल में ही परिवर्तन होता है? आइए ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप 11.4। एक गेंद लीजिए तथा इस क्रियाकलाप को 11.3 की भांति समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए। अब चित्र में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की दिशा में गति करती रहती है? इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति दिशा के बारे में प्रेक्षण नोट कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा हम देख सकते हैं, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन आता है। अब कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रिया विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? इसमें क्या होता है, जैसे हमारा क्रिकेट होता है, इसमें क्या होता है, इसकी गति भी बदल जाती है और इसकी चाल और दिशा दोनों ही बदल जाती है। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब हम देखते हैं गति की अवस्था। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। अब हम देखते हैं, क्या इसका अर्थ यह है कि बल लगने पर सदैव किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करते हैं। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपने द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको कोई बल का प्रभाव नहीं दिखेगा। जैसे अगर हमारी कोई दीवार है, अगर हम उस पर बल लगाएंगे तो क्या हमको कोई प्रभाव दिखेगा? नहीं। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकती है। अब हम क्रियाकलाप 11.5 देखते हैं। सारणी 11.2 में स्तंभ में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई है जिनमें से वस्तु की गति
नहीं कर सकती है। सारणी के स्तंभ 2 में वे विधियां सुझाई गई है जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि स्तंभ 3 में ऐसी क्रियाओं का चित्र दर्शाया गया है जिनकी स्थितियों में संभव बल प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार के कुछ अन्य स्थितियों का भी जोड़ सकते हैं। अपने प्रेक्षणों के स्तंभ में 4 तथा 5 में नोट कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्थिति का वर्णन, बल कैसे लगाएं, चित्र, बल का प्रभाव। एक प्लेट में गूंदा हुआ आटा हाथ में नीचे की ओर दबाने पर, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमको आटा गूंथते हुए दिखाई दे रहा है। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, गद्दी पर बैठकर एक हुक या दीवार में लगी हुई कील से लटका रबड़ का छल्ला, एक भार लटकाकर इसके स्वतंत्र सिरे को खींच कर 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, स्केल के बीचों बीच एक भार रखा होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सारणी 11.2 में प्रेक्षणों पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं। जब आप अपनी हथेली के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है। जब गूंदे आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति में प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होगा, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्रियाकलापों को कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभाव का उत्पन्न कर सकता है। अब हम देखते हैं, स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। अब हम देखेंगे संपर्क बल या पेशी बल। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेलिया उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों को क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। पेशी बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशी बल करता है? क्या आप यह जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते या सिकुड़ते हैं? श्वसन प्रक्रिया संभव बनाने के लिए पेशियां कहाँ स्थित है? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के कुछ और उदाहरण आप बता सकते हैं। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों करने के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं। यह हमको क्या दिखाई दे रहा है? पशुओं का पेशी बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी आप पता कर सकते हैं? अब हम देखेंगे घर्षण। अपने कुछ अनुभव को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कती वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है, अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाती है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद करने पर रुक जाती है, दूर चलकर रुकती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इसमें जोड़ सकते हैं?
इन सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल की स्थिति दिशा में लग रहा होता है? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव के सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव रुक जाती है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस प्रकार के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 12 में प्राप्त करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्रियाकलाप 11.16 असंपर्क बल। छड़ चुंबकों का एक युग्मक लीजिए। दर्शाए गए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेशियों या लकड़ी के बेलनों रोलरों में रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे से स्पर्श ना करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रेक्षण करना हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने की गति करने लगता है? क्या सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के साथ समान ध्रुव के एक दूसरे प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकती है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। इस प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। अब हम यहाँ देख सकते हैं क्रियाकलाप 11.7 प्लास्टिक का एक टुकड़ा। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसके लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे लटकाइए। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़ों में एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या आप देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रो के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं? कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रो दूसरे स्ट्रो को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रो भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो यह प्रतिकर्षित करता है। अब हम देखते हैं कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रो स्थिर वैद्युत आवेश अपराजित करता है। ऐसा स्ट्रो आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल संपर्क असंपर्क बल का एक उदाहरण है। जैसे कि हम अध्याय 15 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाता है तो धरती पर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती पर ही क्यों गिरते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ होता है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे इसको छोड़ा जाता है
तो ये नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है, या बल कौन सा है? अब हम देखेंगे कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नीचे गिरती है तो इस पर कौन सा बल लगता है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन? पृथ्वी। इस पर बल को गुरुत्वाकर्षण बल, केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब हम देखेंगे दाब। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। आपने यहाँ भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते एक कील को इसके शीर्ष से ठोकते हैं का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? या कील को नुकीले से सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार ठोक पाते हैं? हम यहाँ पर देख सकते हैं लकड़ी के तख्ते पर कील ठोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, आप ठोक पाते हैं। सब्जियों को किसी कुंठित चाकू तथा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। बल और क्षेत्रफल पर जिस पर लगाया गया हो। यहाँ पर हम केवल उन बलों का विचार करते हैं उस पृष्ठ के लंबवतः जिस पर दाब ज्ञात करना होता है। अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को तब भारी बोझ उठाना होता हो तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अतः उनके शरीर में लगने वाले बल दाब का कम हो जाता है और बोझ आसानी से उड़ जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, भारी बोझ को ले जाता हुआ एक कुली दिखाई दे रहा है हमको। अब हम आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक क्षेत्रफल में हर में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना कम होगा, उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे से लकड़ी को तख्ते पर ठोकने में पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती है? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्या द्रव तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? अब हम यहाँ पर देख सकते हैं द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप एक सिरे से रबड़ को शीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने को कहिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी उड़ेलिए, रबड़ की शीट को फुलाओ में पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई कुछ संबंध देख पाते हैं? अब हम यहाँ पर देखते हैं, यह हमको क्या दिखाई दे रहा है? किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब हम देख सकते हैं क्रियाकलाप 11.9। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी मृदु पेय की उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। अनुसार बोतले के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कीजिए। कांच की नली के मुंह
को क्रियाकलाप के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं, इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है? बोतल में कुछ पानी और डालिए, क्या रबड़ की शीट फुलाव में कुछ अंतर आता है? ध्यान दीजिए कि रबड़ की शीट बर्तन के नीचे द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, नहीं बल्कि पार्श्वों में दीवार लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबड़ शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवार पर भी दाब डालता है? आइए इसको और अधिक छानबीन करते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं क्रियाकलाप 11.10। प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे पर के पास चारों दिशाओं पर सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे के समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप देखते हैं कि क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? क्या दर्शाइए। आप क्या कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। जो हमारा द्रव होता है वो क्या करता है, बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई से समान दाब डालता है। क्या गैसें भी दबाव या दाब डालती है? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती है जिसकी दीवारों पर दाब डालती है? आइए ज्ञात करते हैं। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसकी मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए गए हुए गुब्बारे को मुंह खोल देते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक गुब्बारा है जिसमें सुराख है, क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों या सुराखों में मैंने पानी के फुहारों को बाहर आते देखा है। क्या यह पानी द्वारा पाइपों की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण नहीं है? अब हम यहाँ देखते हैं, स्मरण कीजिए यदि साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या यह प्रेक्षण दर्शाता है कि वायु किसी फुलाए गए गुब्बारे की साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर क्या करती है, दाब डालती है। अब हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु की इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडली पृथ्वी के तल से कई मीटर की ऊपर तक फैला हुआ है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें, इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाले गुरुत्व बल को वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इकाई क्षेत्र के वायु स्तंभ पर लगने वाले गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन वायुमंडलीय दाब कितना, आइए इसके परिणाम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। क्रियाकलाप 11.11। एक अच्छी रबड़ का एक चुस्क लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चुस्क। क्या आप चुस्क को दबाते हुए कप तथा पृष्ठ के बीच अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है? चुस्क पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चुस्क को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार कर सके। इस प्रक्रिया से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में हम यदि चुस्क तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चुस्क पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? अब हम देखते हैं, यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? एक 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल यानी 2050 नेट के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर पिचक क्यों नहीं जाते? इसके कारण कि हमारे शरीर के अंदर दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। यह भार दाब को संतुलित करता है।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमको, आपके सिर पर वायुमंडलीय दाब हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारे सिर पर। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी में एक वैज्ञानिक ओटो वेन गेरिक बर्तनों में वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटी ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने का प्रयास लगा रहे थे। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग ना कर पाए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। वायुमंडलीय दाब, संपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल, बल, घर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व, चुंबकीय बल, पेशी बल, असंपर्क बल, दाब और अभिकर्षण, खींचना, अपकर्षण, धक्का देना। हमने इन शब्दों के अर्थ समझ लिए। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। हमने बल धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना हो सकता है। बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस गति की दिशा अथवा अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर भी लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैसों में बर्तनों की दीवार पर दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।